गांव के कोने में किशन का घर था। घर के भीतर आग जल रही थी, जहां पर किशन, उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन बैठकर आग सेक रहे थे। ठंड में किशन जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी, आज फिर आप जंगल जाओगे? इतनी ठंड में अकेले जाना खतरनाक है। क्या आप हमारी चिंता नहीं समझते? बोलो, आपके अलावा और कौन है हमारा इस दुनिया में? सीता का स्वर कांप रहा था। वो अपने पति की तैयारी को रोकना चाहती थी। उसकी आंखों में डर था, पर भीतर प्यार और उम्मीद भी झलक रही थी। तभी छोटा मोहन पास आकर बोलता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। जंगल में इतनी ठंड है, आप कैसे जाओगे? मैं भी कुछ मदद करना चाहता हूँ, ताकि आपको इतनी मेहनत न करनी पड़े। पिताजी, मुझे भी ले चलिए ना अपने साथ जंगल में। अपनी पत्नी और बेटे का प्यार देखकर किशन का दिल आंसुओं से भर जाता है। फिर भी किशन भारी मन से बोलता है, बेटा, तुम्हारे छोटे हाथ भी बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे कदम जंगल की ओर बढ़ेंगे। ये लकड़ियां तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए। जब तुम बड़े होकर समझोगे, तब गर्व होगा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया है। किशन, मैं जानती हूँ कि आपके अंदर हिम्मत है, पर कभी कभी मेरा दिल डर जाता है कि आपको कुछ हो न जाए। सीता, डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसके सामने खड़ा होना ही असली हिम्मत है। तुम्हारा और मोहन का प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है, जो मुझे हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। मैं लौट कर आऊंगा, हमेशा। किशन के लिए अपने परिवार की सुरक्षा और प्यार किसी ठंड से कम नहीं थी। जंगल की राह लंबी और कठिन थी, लेकिन वो जानता था कि ये संघर्ष सिर्फ लकड़ियां काटने का नहीं, बल्कि उसके परिवार के भविष्य के लिए था। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। मैं भी सीखना चाहता हूँ कि मुश्किलों में डर कर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि उनका कैसे सामना करना चाहिए। बेटा, यही सीख जीवन की सबसे बड़ी है। कठिनाइयां आएंगी, पर उनका सामना करना ही हमारी पहचान है। जीवन परेशानियों एवं कठिनाइयों से भरा हुआ है। ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम उसका कैसे सामना करते हैं। इतना कहकर किशन जंगल की ओर निकल चला। रास्ते में ठंड और कोहरा बहुत गहरा था। पेड़ों की शाखाओं पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। किशन ने कुल्हाड़ी उठाई, एक सूखे पेड़ के पास जाकर उसको काटने लगता है। कुछ देर लकड़ी काटने के बाद किशन बोलता है, हर बार यही लड़ाई, ठंड, भूख और वक्त की मार। पर अगर ये लकड़ी नहीं काटी तो घर की आग कैसे जलेगी? घर में राशन भी खत्म हो गया है। हे प्रभु, कब तक आप हमारी गरीबी की परीक्षा लेंगे? किशन जंगल से लकड़ी लेकर घर की ओर जा रहा था। किशन मन ही मन सोच रहा था कि इन लकड़ियों को बाजार में बेचकर घर में राशन और कुछ जरूरत की चीजों को लाएगा। दरवाजे पर सीता खड़ी थी, आंखों में चिंता और इंतजार दोनों। जैसे ही किशन ने आंगन में कदम रखा, मोहन दौड़कर आया और लकड़ी उतारने में मदद करने लगा। तभी सीता किशन से बोलती है, भगवान का शुक्र है आप सही सलामत घर लौट आए। मैं तो डर गई थी कि इतनी ठंड में कुछ हो न जाए। मैं भी ठंड से कांप गया था सीता। जंगल में बहुत ठंड थी, पर तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान और मोहन की खुशियां देखकर मेरे शरीर की सारी थकान उतर गई। इतनी लकड़ियां देखकर पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। ठंड के मौसम में जितनी ज्यादा लकड़ियां, उतना ज्यादा ठंड से राहत। साथ में लकड़ियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे कुछ दिनों का राशन भी आ जाएगा। पिताजी, कल इन लकड़ियों से हम आग जलाएंगे ना? बिना आग के बहुत ठंड लगती है। मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है। हाँ बेटा, इतनी ठंड में बिना सूखी लकड़ियों के गुजारा संभव नहीं हो पाएगा, और बाजार में बेचने से कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और शायद थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। रात गहराने लगी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, मगर घर में आग की लौ जल रही थी। सीता ने बिस्तर बिछाया। तीनों एक दूसरे के करीब लेट गए। खामोशी में एक सुकून था, मेहनत के बाद की नींद का। धीरे धीरे
आसमान पर बादल छाने लगे। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। दिन भर की कठिन मेहनत के बाद किशन बहुत गहरी नींद में सो गया था। सुबह जब किशन की नींद खुली तो भीगी लकड़ियों को देखकर किशन के पैर से जमीन ही हिल गई। किशन दुखी मन से बोलता है, हे भगवान, मेरी सारी लकड़ियां सब भीग गईं। अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? अब मैं क्या करूं? ना ही मेरे पास जमीन है, ना ही सोने चांदी की जिसको गिरवी रखकर 2 वक्त की रोटी ला सकूं। अब क्या करेंगे किशन? सारी लकड़ियां तो भीग गईं। अब कोई नहीं खरीदेगा इन्हें। भीगी लकड़ी किसी के काम नहीं आती। अब शायद सेठ बनवारी से उधार लेना पड़ेगा। उसके दरवाजे तक कभी नहीं जाना चाहता था। सेठ बनवारी बहुत दुष्ट व्यक्ति है। मूलधन का बेईमानी से ब्याज वसूलता है। सोचा नहीं था कि उसके दरवाजे पर कभी जाना पड़ेगा, पर आज मजबूरी है। हम कुछ न कुछ कर लेंगे, बस आप हिम्मत मत हारना जी। उस दिन लग रहा था मानो समय रुक गया हो। बारिश ने पूरे गांव में तबाही मचाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किशन को हुआ था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मेहनत की कीमत अगर भीग जाए तो आदमी किससे लड़े? किशन की आर्थिक तंगी ने उसको सेठ बनवारी के पास लेकर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने अपना पुराना चप्पल पहना और घर से निकल पड़ा। हर कदम के साथ उसकी गरिमा जैसे मिट्टी में दबती जा रही थी। गांव की गलियों में लोग चुपचाप उसे देखते रहे। सब जानते थे कि सेठ बनवारी के दरवाजे पर जाना किसी सम्मानित आदमी के लिए कैसी चोट होती है। पर किशन के पास कोई दूसरा विकल्प भी मौजूद नहीं था। सेठ बनवारी का आलीशान घर था। उसके यहाँ नौकर, मजदूर, पहरेदार सब मौजूद थे। सेठ जी प्रणाम। कौन है? ओह, किशन लकड़हारा है ना? सुना है कल की बारिश ने तुम्हारा सारा माल बिगाड़ दिया और तुम्हारे पास जीविका का सिर्फ वही एक सहारा है। कहो, मेरे पास कैसे आना हुआ तुम्हारा? सेठ की बातों को सुनकर किशन के होंठ कांप उठे। सेठ की बातों में दया नहीं, एक ठंडी खुशी थी, जैसे किसी की मजबूरी से उसे सुकून मिलता हो। आज किशन को अपने आप पर रोना आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। फिर भी किशन अपने आंसुओं को संभालते हुए सेठ से बोलता है, जी हाँ सेठ जी, लकड़ियां भीग गईं। इस बार का सौदा नहीं हो पाया। अगर कुछ उधार मिल जाए तो अगली फेरी में चुका दूंगा। घर में राशन भी खत्म हो गया है। मेरी बीबी और बच्चे सुबह से भूखे हैं। बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूं सेठ जी। उधार? सबको उधार चाहिए, पर लौटाता कौन है? ठीक है, दे दूंगा, पर ब्याज थोड़ा ज्यादा लगेगा। सर्दियों का मौसम है, पैसों की भी कीमत बढ़ी हुई है। पहले ही बता रहा हूं, बाद में मत बोलना, समझ गए ना? जो उचित समझो वही दे दो सेठ जी। मकसद बस इतना है कि घर का चूल्हा जल जाए। मैं अपनी बीबी और बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं हमेशा तैयार रहूंगा उनके लिए। ध्यान रखना लकड़हारे, ये ठंड सिर्फ शरीर नहीं, ईमान भी जमा देती है। ब्याज वक्त पर चुकाना, वरना सर्दी से पहले ही गर्मी दिखा दूंगा। मैं अपने पैसे किसी के पास उधार नहीं छोड़ता। सेठ ने अलमारी से कुछ सिक्के और पैसे निकाले और गिनते हुए उसकी ओर बढ़ाए। हर सिक्के की खनक जैसे किशन के आत्मसम्मान पर चोट थी, पर उसने पैसे लिए, क्योंकि अब ना कहना उसके बस में नहीं था। किशन ने कुछ नहीं कहा, बस पैसे अपनी थैली में रखे और धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गया। उसकी चाल भारी थी, जैसे हर कदम पर बोझ और बढ़ रहा हो। पर किशन की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सर्दी से बचने के लिए आत्मसम्मान को गिरवी रखना ही पड़ता है? जैसे ही किशन घर पहुंचता है, सीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी आंखों से सब समझ गई। और सीता बोलती है, मोहन के पापा ले आए पैसे। आप क्यों दुखी हो जी? कर्जा आपने जानबूझकर तो लिया नहीं है, हमारी मजबूरी थी, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। और हम लोग उस बनवारी सेठ का पैसा समय से वापस कर देंगे। हाँ, मगर साथ में शर्म भी। क्या करता सीता, जब तक लकड़ियां सूख नहीं जाती या कोई काम नहीं मिल जाता तब तक।
तो घर का खर्च चलाना ही पड़ेगा ना। उस बनवारी से मुझे पैसे मांगने में बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं करता भी क्या। उसी दिन जब शाम को सभी लोग ठंड से बचने के लिए घर में आग जलाकर बैठे थे, तभी किशन का लड़का बोलता है, पिताजी, जो कर्ज आपने लिया था उसको सेठ ने कब तक लौटाने को कहा है? 15 दिन का वक्त दिया था बेटा, पर सेठ का 15 दिन दूसरों का 5 दिन होता है। मुझे कैसे भी करके उसका पैसा वापस लौटाना होगा, नहीं तो सेठ मनमानी तरीके से ब्याज बढ़ाएगा। किशन की आवाज में एक डर छिपा था जो सीता ने महसूस कर लिया। वो जानती थी, गांव के लोग कहते हैं सेठ बनवारी का ब्याज रुपयों में नहीं, इज्जत में वसूल होता है। लकड़ियां आखिरकार सूख चुकी थीं। किशन लकड़ियों को अपने सिर पर लेकर बाजार पहुंचा। बाजार में भीड़ बहुत थी। किशन लकड़ियों को रोड के किनारे सड़क पर रखकर ग्राहक के आने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद एक व्यापारी आता है और किशन से बोलता है, क्यों भाई किशन, तेरी लकड़ी में नमी बहुत है, बारिश में भीग गई थी क्या? इस ठंड में गीली लकड़ियों के ज्यादा दाम नहीं मिलते, पता है ना? इसलिए इस लकड़ी के 50 रुपए दूंगा। बोलो मंजूर है ना, या मैं किसी और के पास जाऊं? क्या कहते हो? ठीक है भैया, जितना हो सके दे दो। वैसे भी मजबूरी है, ठंड में परिवार को पालना भी तो है। अगर ये लकड़ियां नहीं बिकेगी तो शाम को घर में चूल्हा नहीं जलेगा। व्यापारी ने किशन को 50 रुपए दिए। जितनी उम्मीद थी उससे आधे भी नहीं। किशन ने सोचा था कि अगर लकड़ियां 100 रुपए में भी बिक जाएंगी तो सेठ का कर्ज भी चुका देगा और 2 वक्त की रोटी की भी व्यवस्था हो जाएगी। किशन के दिल में बस यही ख्याल था कि अब सेठ के घर क्या मुंह लेकर जाएगा। फिर भी वो सेठ के घर जाता है और बोलता है, सेठ जी, ये रहा कुछ पैसा। पूरा नहीं हो पाया पर बाकी जल्द दे दूंगा। बारिश में लकड़ियों के भीग जाने से उनके अच्छे दाम नहीं मिले, फिर भी जितने मिले हैं लेकर आया हूं। जल्दी ही आपका पूरा पैसा दे दूंगा। जल्द दे दूंगा, जल्द दे दूंगा, यही सब कहते हैं। लाओ 2 पैसे। इतने कम पैसे हैं तो ब्याज बढ़ेगा, ये तो नियम है। सेठ जी, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाया है, थोड़ा रहम कर दीजिए। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, किसी तरह से अपने परिवार का लकड़ी काट करके जीविका चलाता हूं। आप तो इस गांव के सेठ हैं, अगर आप एक गरीब का ब्याज माफ कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेठ जी। मैं आपके पैर पकड़ता हूं, मुझे जाने दीजिए। रहम? ये हवेली रहम से नहीं, समझदारी से बनी है लकड़हारे। देख किशन, मैंने तुझसे पहले ही बताया था कि अगर समय से पैसे नहीं दोगे तो ब्याज बढ़ेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ब्याज नहीं दे सकते तो अपनी लकड़ियों की जगह अपना हाथ लगाओ मेरे गोदाम में। काम करोगे तो ब्याज उतर जाएगा। किशन ने अपना सिर झुका लिया। वो जानता था ना कहने का मतलब है अपमान, और शायद दरवाजे से धक्का मार करके भगा दिया जाएगा, इसलिए वो चुप रहा और सेठ की बात को मान गया। अगले दिन किशन अपने घर से निकल चला। गांव के लोग उसको देख रहे थे। किशन सेठ के गोदाम में जा पहुंचा, जहां पर सेठ बनवारी सबको डांट रहा था। किशन भी वहां पर जाकर बोरी ढोने का काम करने लगा, जहां मजदूर खांसते रहते थे। धीरे धीरे किशन का वजन कम होने लगा, पर कर्ज का वजन और बढ़ता गया। हर हफ्ते सेठ कुछ नया हिसाब निकालता, कभी ब्याज पर ब्याज, कभी काम में कमी। जैसे उसका मकसद पैसे वसूलना नहीं, किशन को तोड़ना था। दिन भर मजदूरी करने के बाद किशन थका हारा बाजार के रास्ते से घर जा रहा था। किशन को अपने आप पर शक होने लगा था कि क्या कभी वो सेठ बनवारी का कर्ज चुका भी पाएगा कि नहीं। किशन जैसे ही घर पहुंचता है, दरवाजे पर उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन खड़े होते हैं। तभी सीता बोलती है, कब तक यूं सेठ की हवेली में जान खपाओगे जी? 1 महीना तो हो गया आपको सेठ की गोदाम में काम करते हुए। अब तक तो उसका सारा कर्ज खत्म हो जाना चाहिए था। जब तक कर्ज उतर ना जाए सीता, अब यही हमारी किस्मत है, क्योंकि सेठ बनवारी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जब तक उसका कर्ज खत्म नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठता। कर्जदार से उसकी जमीन, घर, द्वार सबको कुछ छीन लेता है।
यहाँ तक कि अपने गुंडों को भेज देता है। पिताजी, सेठ की बातों को मत मानिए। अब तक तो आपने 1 महीना काम कर लिया, अब तो उसका सारा कर्ज खत्म हो चुका होगा। खाना खाने के बाद किशन की पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन सो गए। रात गहरी थी, बाहर हवा में सर्दी की चुभन थी, पर किशन के भीतर एक और ठंड पल रही थी। कर्ज उतर नहीं रहा था और सेठ बनवारी की पकड़ हर दिन और कसती जा रही थी। अब ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं थी, ये थी एक आदमी की लड़ाई अपने अस्तित्व से। सर्दियों की ठंडी हवा अब और चुभने लगी थी। किशन रोज की तरह गोदाम जा ही रहा था कि तभी सेठ बनवारी उसको रास्ते में ही मिल जाता है। बनवारी किशन से बोलता है, किशन, अब तुम्हारा कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसा करो, कल से अपनी बीवी को भेज देना। गोदाम में नए कपड़ों का हिसाब लगवाना है, जिससे तुम्हारा कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। इतना सुनते ही किशन के बदन में ऐसा महसूस हुआ कि जैसा ज्वालामुखी फट गया हो। किशन अपनी गरीबी और बेबसी से मजबूर था। उसका दिल तो बनवारी को सजा देना चाहता था, लेकिन किशन अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, सेठ जी, सीता घर संभालती है, बाहर के कामों में नहीं पड़ती, और भगवान के लिए उसको इन सब के मामलों में ना ही घसीटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं मजदूरी करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। लकड़हारे, जब कर्ज में डूबे हों तो ना बोलने का हक नहीं होता। या तो पैसे दो या अपनी औरत के हाथ काम में लगाओ। मैं अब और ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, बस। सेठ, मैं गरीब हूं मगर बेईमान नहीं। कर्ज चुका दूंगा पर अपनी बीवी को तेरे हवाले नहीं करूंगा। तो सुन ले, अब तेरा ब्याज 2 गुना होगा, और अगर नहीं चुका पाया तो तेरे घर की छत बिक जाएगी। तेरे बच्चे को अपना मजदूर बना लूंगा, और जो कुछ भी तेरे पास बचेगा सबको मैं छीन लूंगा। किशन ने नजरें मिलाईं, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे पर आत्मा हल्की, क्योंकि उसने इज्जत के लिए झुकना छोड़ दिया था। किशन घर लौटा, उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें भरी हुई। आज जो हुआ उसको अपनी पत्नी से कैसे कहता। फिर सीता ने जोर देकर पूछा और कहा, क्या हुआ जी? सेठ ने फिर कुछ कहा है क्या? क्यों इतने उदास हो? चुप रहने से क्या होगा, मुझे तो बताइए। उसने तुम्हें गोदाम पर बुलाया है, कपड़ों का हिसाब लगवाने के बहाने, पर बात कुछ और है। उसकी नियत में खोट है सीता, लेकिन मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। वो सभी गांव वालों के साथ ऐसा ही करता है, हमेशा। मतलब वो अब हमारी इज्जत तक पहुंचना चाहता है? उसकी इतनी हिम्मत की उसने आपसे ऐसा बोला? लगता है समय आ गया उसको सबक सिखाने का। वो क्या सोचता है कि हम लोग गरीब हैं, तो वो जो चाहेगा वो कर लेगा। वो बहुत बुरा इंसान है, उससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। जैसे तैसे करके हम उसका कर्ज चुका देंगे। आज तक आपने सेठ की चाल को झेला है, अब वक्त है उसका असली चेहरा दिखाने का। मैं खुद उसके हवेली पर जाऊंगी। अगर डरते रहे तो वो हर गरीब की बेटी बहू पर नजर डालेगा। किसी न किसी को तो बोलना ही होगा, और मैं सबके सामने उसकी सच्चाई बताऊंगी। सीता की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी जैसे सर्दी की रात में सूरज उगाया हो। सीता का रौद्र रूप देखकर किशन भी हैरान था कि घर में रहने वाली सीधी साधी एक लड़की का दूसरा रूप भी है। अगले दिन सीता सेठ की हवेली की तरफ निकल चलती है। गांव के बीच सेठ की हवेली में भीड़ जमा थी। गांव के सभी लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर सेठ के पास आए थे। तभी सीता वहां अकेली पहुंची, जिसको देखकर गांव के लोग हैरान थे। अरे वाह, खुद आ गई लकड़हारे की बीवी। अच्छा हुआ, नहीं तो तुम्हारा कर्ज बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। किशन होशियार है, जिसने समझदारी से काम लिया तुझे भेजकर मेरे यहाँ काम करने के लिए। हाँ सेठ, आई हूँ ताकि गांव को तेरी सच्चाई बता सकूं कि तू कौन है। तू लोगों को कर्ज का लालच देकर उनसे कैसे ब्याज वसूलता है। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि बता सकूं कि तू इंसान के रूप में भेड़िया है। इतना सुनते ही गांव वालों के बीच कानाफूसी होने लगी। सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे। तभी सीता बोली, तुम कहते हो कि गरीबों को काम देते हो, पर सच ये है कि
कि तू उनकी लाचारी खरीदता है, ब्याज के नाम पर उनकी इज्जत लूटता है। कमीने, तूने न जाने कितने गरीबों का घर लूटा है। शर्म आनी चाहिए तुझे अपने आप पर। चुप रह, औरत होकर तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं जो कुछ करता हूँ सब अच्छा होता है। औरत होकर नहीं, इंसान बनकर कह रही हूँ। तेरी अमीरी किसी की इज्जत से बड़ी नहीं। तू अमीर है इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे अधिकार मिल गया है। हम गरीबों की इज्जत से खेलने का हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गांव वाले तुझे सबक सिखाकर मानेंगे। भीड़ में खामोशी छाई। फिर किसी ने कहा, सही कह रही है सीता, सेठ हम सबका खून चूसता है। धीरे धीरे पूरा गांव बोल उठा। सेठ बनवारी की सच्चाई सामने आ गई। अब गांव से निकालो इसे। पूरे गांव वालों ने उसका विरोध किया। मजबूरी में बनवारी को गांव छोड़कर भागना पड़ता है। सेठ बनवारी गांव छोड़कर जा चुका था। गांव वाले किशन के घर पहुंचे। किसी ने अनाज दिया, किसी ने लकड़ी और किसी ने बस सम्मान से सिर झुकाया। तभी एक गांव के बुजुर्ग बोलते हैं, किशन, तूने और सीता ने जो किया उससे पूरा गांव का सर ऊंचा हुआ है। जिस पर किशन कहता है, हमने कुछ नहीं किया बाबा, बस डरना छोड़ दिया। सीता बोलती है, याद रखना बेटा, गरीबी बुरी नहीं होती, पर अगर इंसान अपनी इज्जत बेच दे तो वो सबसे गरीब होता है। सर्दियां अब भी थीं, पर उस दिन गांव में धूप कुछ ज्यादा चमकी थी, क्योंकि पहली बार किसी गरीब ने अमीरी के आगे सिर नहीं झुकाया था, बल्कि सच के साथ खड़ा हुआ था। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हमने देखा कि जब हालात कठोर हों, तब इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धन नहीं, उसका साहस और इज्जत होती है। क्योंकि जो सच के लिए खड़ा होता है वही सर्दियों की ठंड में भी सूरज बन जाता है। प्यारे दर्शकों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।